नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं पढ़ रहा हूँ दुलाई वाली कहानी का सारांश। दुलाई वाली बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, द्वारा रचित हिंदी की पहली मौलिक और आधुनिक कहानी है। नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के रूप में प्रसिद्ध राजेंद्र बाला घोष ने छद्म नाम बंग महिला का सहारा लेकर समाज की विसंगतियों पर कटु प्रहार किया है। दुलाई वाली कहानी में बंग महिला ने युगीन परिस्थितियों को कलात्मक रूप प्रदान किया है। इसमें जहां स्त्री चेतना व्यक्त हुई है, वहां युगीन चेतना भी स्पष्ट हुई है। साथ ही आंचलिक भाषा का यथार्थवादी प्रयोग कहानी को और गंभीर तथा सुंदर बना देता है। इसमें स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वृत्तांत है। वंशीधर और नवल किशोर की मित्रता इस कहानी में तदयुगीन मध्य वर्ग के लोगों के सुसंपर्क को दर्शाती है। साथ ही इसमें स्त्रीमन की विविध झांकियों का सुंदर चित्रण भी किया गया है। अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन जैसी पंक्ति का प्रयोग कर लेखिका ने आंचलिकता के पुट को समाविष्ट किया है, जिसने उनकी लेखन शैली को पोख्ता बना दिया है। पुरुष सत्तात्मक समाज पर व्यंग कर लेखिका ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार की साधारण एवं सामान्य सी घटना को लेकर कथानक का निर्माण किया गया है। वंशीधर और नवल किशोर दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं। वंशीधर सरल एवं गंभीर व्यक्ति है, किंतु नवल किशोर हंसोड़ और मजाकिया है। उनके मजाक से विशेष रूप से वंशीधर की पत्नी डरी और चिड़ी रहती थी, किंतु पति की मित्रता के कारण वह शांत थी। पूरी कहानी नवल किशोर के मजाकिया स्वभाव और रेल यात्रा के दौरान वंशीधर को छद्म वेश में परेशान करने के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का आरंभ रहस्य से भरा हुआ है। पूरी कथा में यह रहस्य बना रहता है कि दुलाई वाली आखिर है कौन। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो रहस्य खुलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वंशीधर का ममेरा भाई और मित्र नवल किशोर ही दुलाई वाली के वेश में है, और इस तरह यह एक चुहल भरी हास्यात्मक कहानी के रूप में स्पष्ट होती दिखाई देती है। कहानी के आरंभ में बंग महिला बनारस की गलियों और वस्तु स्थिति का हूबहू वर्णन करती है, जहां वंशीधर, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी जानकी देई को विदाई करवाने यानी अपने साथ ले जाने हेतु अपने ससुराल बनारस आए हुए हैं। अपने परम मित्र नवल किशोर के साथ जाने के लिए वह आने वाले कल की यात्रा को आज ही पूर्वित कर देते हैं। वे इक्का गाड़ी लाकर अपनी पत्नी की विदाई करवाते हैं ताकि रेलवे स्टेशन की तरफ जल्दी प्रस्थान किया जा सके। पत्नी को साथ ले जाने के लिए यहाँ उनकी तत्परता इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वे अपने मित्र नवल किशोर का तार पाते हैं कि वे कलकत्ता से लौट रहे हैं और मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा वे एक साथ करेंगे। वंशीधर अपने मित्र से मिलने और साथ चलने की खुशी में मग्न होते हैं, किंतु जानकी को यह नहीं सुहाता। नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है, जिन्हें विदेशी चीज़ों से नफरत है। यही कारण है कि वंशीधर अपनी पत्नी जानकी देई से स्टेशन आते वक्त अपने विलायती धोती के पहनने और स्वदेशी धोती के रखकर आने का प्रसंग छेड़ते हैं। लेखिका ने इस प्रसंग के माध्यम से वंशीधर और नवल किशोर द्वारा किए गए स्वदेशी आंदोलन के समर्थन को दर्शाया है। वंशीधर का यह अफसोस कि वह स्वदेशी धोती पहनना भूल गया है, स्वदेशी वस्तु के प्रति उसके प्रेम को प्रमाणित करता है, किंतु विदेशी वस्तु के प्रति मोह को भी दर्शाता है। यहाँ लेखिका स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देती है। सिकरोल स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली। नवल किशोर उन्हें मुगल सराय स्टेशन पर मिलने वाले थे।
रेल से राजघाट होते हुए मुगल सराय पहुंचने पर वंशीधर ने नवल किशोर को गाड़ी में खूब ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। इस दौरान वंशीधर का अपनी पत्नी को जनाने वाले डब्बे में बिठाना और खुद मर्द वाले डिब्बे में बैठना, या फिर मिर्ज़ापुर में जाकर भूख लगने पर पूरी और मिठाई खाना इत्यादि वंशीधर की सादगी, स्वभाव और परिवार तथा मित्र के प्रति दायित्व बोध एवं प्रेम को दर्शाता है। नवल किशोर के स्टेशन पर न मिलने से वंशीधर काफ़ी चिढ़े हुए थे, किंतु क्या करते, सफ़र तो करना ही था। मुसीबत तब हुई जब गाड़ी खुली तो उसी डिब्बे में एक ऐसी महिला सवारी चढ़ी जिसका पति स्टेशन पर ही छूट गया था तथा जिसके पास टिकट भी नहीं था। सभी लोग सहानुभूति तो दिखा रहे थे, किंतु कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में वंशीधर ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया कि वह भी इलाहाबाद ही जा रहा है। वंशीधर को पूरा यकीन था कि महिला का छूटा पति अगले स्टेशन पर जरूर तार कर देगा कि वह आ रहा है। इस यात्रा के दौरान सभी स्त्रियां उस अकेली स्त्री की स्थिति पर टिप्पणी कर रही थी। उसी बीच एक स्त्री जो कि फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, जो कुछ भी नहीं बोली, किंतु कभी कभी वह घूंघट के भीतर से वंशीधर को ताक देती थी और सामना होने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर को यह बात अजीब लगी कि देखने में तो अच्छे घर की स्त्री लगती है, पर आचरण अच्छा नहीं है। तब तक रेलगाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पहुंच जाती है। जब स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो उस अकेली स्त्री की मदद करने के लिए वंशीधर उसे एक स्थान पर बिठाकर स्टेशन मास्टर के पास उसके पति द्वारा कोई तार आया है क्या, यह पता करने गए। पर जब वह वापस आए तो वह स्त्री वहाँ नहीं थी, केवल दुलाई वाली स्त्री थी। उधर तार न आया देखकर वंशीधर पेशो पेश में फंस गए। क्या करे क्या न करे, झुंझलाकर उस दुलाई वाली से साथ आई सवारियों के बारे में पूछा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इस पर दुलाई वाली ने अपनी दुलाई अर्थात अपना घूंघट उठाया तो वंशीधर को पता चला कि वह कोई और नहीं, उसका मित्र नवल किशोर है तथा वह संकटग्रस्त महिला कोई और नहीं, नवल किशोर की बहू थी। इस स्थिति पर सब ठठाकर हंस पड़े। यह सब नाटक नवल किशोर द्वारा वंशीधर को परेशान करने के लिए रचा गया था। अतः कहानी की कथा वस्तु बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है, जिससे कहानी में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। कहानी में जहां एक तरफ वंशीधर और नवल किशोर की गहरी मित्रता को उजागर किया गया है, वहां दूसरी तरफ बनारस के तत्कालीन समाज, परिस्थिति, घटना और मानसिकता का वर्णन भी सजीवता के साथ किया गया है, जिसमें लोगों की दिनचर्या, रेलवे यात्री और स्टेशन का परिदृश्य भी शामिल है। मुगल सराय से इलाहाबाद की यात्रा के दौरान लेखिका ने स्त्री पुरुष की सोच और मानसिकता का यथेष्ट जिक्र करते हुए पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की होने वाली दुर्दशा को भी दर्शाने का प्रयत्न किया है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं द्वारा नवल किशोर की बहू के बारे में वार्तालाप से नारी मनोविज्ञान भी दर्शाया है। कहानी में हास्य गुण व्याप्त है, जिसमें देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। पात्रानुकूल भाषा और यथार्थ चित्रण की दृष्टि से यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।